नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की तरफ से आरएस प्री की जो पीवाईक्यू सीरीज प्रारंभ की गई थी, उसी श्रृंखला के अंदर हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। आप सभी को पता है कि इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं साथियों, कि आरएस प्री के अंदर जो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित जो टॉपिक है, उस टॉपिक का कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि आरएस प्री के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई पीवाईक्यूज अर्थात कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, समाधान जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है तो उस क्वेश्चन का समाधान जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी साथियों, उस पिछली क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही पढ़ा था। मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। उस 22 भाग में से जो भाग संख्या 3 है, जो पार्ट 3 है, वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। और इसी के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किससे रिलेटेड है साथियों, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसके अंदर मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य होता है। अधिकार इस प्रकार के नैतिक दावे होते हैं जिनको समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है साथियों, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। यदि राज्य के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति उपचारों के लिए कहाँ पे जा सकता है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अपने अधिकारों को क्या कर सकता है, संरक्षित कर सकता है या संरक्षण कर सकता है। इस क्लास में अभी तक अर्थात फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसके अंदर हमने साथियों कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ लिया है, आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ लिया है और आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ लिया है। आर्टिकल 12 में किससे रिलेटेड प्रोविज़न है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, अर्थात राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य क्या है साथियों, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, अर्थात राज्य क्या बनाती है, विधि का निर्माण करती है। तो आर्टिकल 13 के अंदर किससे रिलेटेड प्रोविज़न है, विधि से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद में बात की जाए तो क्वेश्चन ये उठा कि राज्य के द्वारा किस प्रकार की विधि का निर्माण किया जाएगा, राज्य के द्वारा किस प्रकार की विधियों का निर्माण किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 में बताया हुआ है कि राज्य के द्वारा किस प्रकार की विधियों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के द्वारा इस प्रकार की विधि का निर्माण किया जाएगा जिसमें क्या हो साथियों, विधि के समक्ष समता हो और विधियों का क्या हो साथियों, समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो। तो ये है आर्टिकल 14 से रिलेटेड प्रोविज़न। फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हमें केवल विधि के समक्ष समता ही नहीं चाहिए, विधियों का समान संरक्षण ही नहीं चाहिए, अपितु हमें क्या चाहिए साथियों, हमें सोसाइटी के अंदर भी इक्वलिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए साथियों, समाज के अंदर भी समानता चाहिए। अर्थात जो आर्टिकल 15 है, वो आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड हो जाएगा, सामाजिक समता से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा साथियों, सामाजिक समता यानी कि सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देख लेते हैं कि साथियों आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 का जो क्लोज फर्स्ट है, वो क्लोज फर्स्ट क्या कहता है साथियों, कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अर्थात डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि साथियों आर्टिकल 15
का जो क्लोज फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो राज्य शब्द लिखा हुआ है, इस राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। राज्य शब्द का वही तात्पर्य है जो आर्टिकल 12 के बारे में स्टेट की डेफिनेशन लिखी भी है। उसके बाद में लिखा है नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के साथ, अर्थात यहाँ पे साथियों व्यक्ति वर्ड न लिख के क्या लिखा हुआ है, सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है। क्यों सिटीजन वर्ड इसलिए लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 15 है वो केवल किनको प्राप्त है साथियों, नागरिकों को प्राप्त है। तो नागरिक अर्थात सिटीजन कौन होगा, वह व्यक्ति जिसको क्या हो, भारत की नागरिकता प्राप्त हो, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा साथियों, सिटीजन हो जाएगा। और जो सिटीजन होता है उसको क्या होता है साथियों, व्यक्ति की तुलना में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उनको क्या होते हैं, व्यक्ति की तुलना में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, अर्थात हमारे संविधान की बात की जाए, तो इस संविधान के अंदर जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं साथियों, वो केवल किनको प्राप्त हैं, वो नागरिकों को प्राप्त हैं। ये केवल किनको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं। अर्थात ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, तो अगर सिटीजन की बात करें तो सिटीजन को क्या है साथियों, ये जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और जो 13 है, वो किनको प्राप्त है, केवल सिटीजन को प्राप्त है। जबकि इसके अलावा जो अन्य अधिकार है वो व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। उसके बाद में लिखा है साथियों कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो 5 आधार लिखे हुए हैं, इन 5 आधारों पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब मैंने आपको समानता की परिभाषा बताई, जब समता यानी इक्वलिटी की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो मैंने कहा कि इक्वलिटी में ये होता है कि अतार्किक भेदभावों का अंत किया जाएगा। अर्थात क्या किया जाएगा साथियों, अतार्किक भेदभावों को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। राज्य नागरिकों के साथ में इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो किसी धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव करना होता है साथियों, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के एक तार्किक भेदभाव होते हैं। तो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के अतार्किक भेदभाव नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ें ये भी दर्शाती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का क्लोज फर्स्ट ये भी दर्शाता है कि हम क्या कर रहे हैं साथियों, भारत में से सांप्रदायिकता को समाप्त कर रहे हैं, भारत में से जो नरजातीयवाद है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, भारत में से जातिवाद है, जातिवाद को भी समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, भारत में से साथियों क्षेत्रवाद को भी समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो साथियों, इसमें लिखा है कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है साथियों, कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार कौन कौन से हो सकते हैं साथियों, जैसे शैक्षणिक आधार पर यानी एजुकेशनल बेसिस पर क्या किए जा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे IAS बनने के लिए और RS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए किसी न किसी विशेष प्रकार की योग्यताएं रखी जा सकती हैं, और जो व्यक्ति वो उन योग्यताओं को पूरा करेगा वो ही उस क्षेत्र में क्या हो सकता है साथियों, आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा जैसे शारीरिक मानदंडों के आधार पर भी क्या किया जा सकता है साथियों, भेदभाव किया जा सकता है। जैसे अगर IPS बनना है या किसी व्यक्ति को NDA में जाना है, CDS में जाना है, तो उसके अंदर, या किसी व्यक्ति को आर्मी के अंदर जाना है, तो उसमें क्या किए जा सकते हैं साथियों, कुछ शारीरिक मानदंड रखे जा सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा के आधार पर भी क्या किया जा सकता है साथियों, भेदभाव किया जा सकता है। तो ये जो आधार है साथियों, ये भेदभाव के कौन से आधार है साथियों, तार्किक आधार है। तो तार्किक आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहा है, जबकि अतार्किक आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 5 आधार हैं साथियों, धर्म यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जन्म स्थान यानी कि बर्थ ऑफ पैलेस, ये 5 आधार कौन से आधार हैं साथियों,
ये अतार्किक आधार हैं, तो समानता की जो परिभाषा थी वही ये बोलती है कि हमें क्या करना है, अतार्किक भेदभावों की समाप्ति करना है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का जो क्लोज फर्स्ट है वो भी क्या बोल रहा है कि साथियों हमें क्या करना है, अतार्किक भेदभावों की समाप्ति करनी है। अब देखो, ये तो बता दिया कि इन आधारों पर हमें भेदभाव नहीं करेंगे। अब आर्टिकल जो 15 का क्लोज 2 है ये बताएगा कि हम इन आधारों पर, जो आर्टिकल 15(1) के अंदर जो उल्लेखित आधार थे, इन आधारों पर हम किन किन स्थानों पर भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कौन कौन से वो स्थान होंगे उसके बारे में कहाँ लिखा है साथियों, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 है उसमें लिखा हुआ है। कौन कौन से स्थान है साथियों, कोई भी दुकान, उसके बाद में साथियों सार्वजनिक भोजनालय, उसके बाद में साथियों कोई भी होटल, उसके बाद में कोई मनोरंजन का क्षेत्र, कोई सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र। 4 आधार तो ये हैं साथियों। उसके बाद में 5 आधार और लिखे हुए हैं, किसी भी कुएं पे, तालाब, कोई स्नान घाट और कोई सड़क और कोई सार्वजनिक रिसोर्ट। अब देखो साथियों क्या लिखा है कि आर्टिकल 15(1) के अंदर जो उल्लेखित आधार थे, आर्टिकल 15(1) के अंदर कौन से आधार उल्लेखित किए गए थे साथियों, धर्म, मूल वंश, उसके बाद में जाति, उसके बाद में साथियों लिंग, उसके बाद में जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर इन स्थानों पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंडीशन ये है कि जो ये स्थान है या तो क्या हो साथियों, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संचालित हो, या तो क्या हो साथियों पब्लिक पर्पज के लिए क्या हो, संचालित हो, या ये जो स्थान है वो क्या हो, राज्य से फंडिंग प्राप्त करते हो, राज्य से क्या हो, वित्त पोषित। राज्य से वित्त पोषित का तात्पर्य होगा कि राज्य से क्या प्राप्त कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, या तो पूर्णतः राज्य द्वारा फंडेड हो सकते हैं या अंशतः, अर्थात कुछ पैसा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, राज्य से प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 का क्लोज 2 ये बोलता है कि इन आधारों पर इन स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, जब ये स्थान क्या हो साथियों, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संचालित हो या राज्य से क्या हो साथियों, वित्त पोषित हो, अर्थात ये राज्य से फंड प्राप्त कर रहे हो या पैसा प्राप्त कर रहे हो। अब इनको याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रख सकते हो साथियों, मान लीजिए ये कोई नागरिक है, ये क्या है साथियों, कोई सिटीजन है। ये सिटीजन क्या कर रहा है, ये घर से बाहर निकला और गया दुकान पे, दुकान से क्या लिया साथियों, इसने दूध और दही लिया, और दूध और दही लेके कहाँ पे गया साथियों, किसी सार्वजनिक भोजनालय पे, अर्थात भोजन करने के लिए गया। भोजन करने के बाद में क्या करेगा साथियों, कुछ रेस्ट करेगा। तो रेस्ट करने के लिए कहाँ पे जाएगा, होटल में जाएगा। और जैसे ही होटल में गया तो उसको पता चला कि आसपास में क्या चल रहा है, डांस चल रहा है या नृत्य के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो क्या करने लग जाएगा साथियों, सार्वजनिक मनोरंजन के क्षेत्र में चला जाएगा। एक पिक्चर यहाँ तक पूरी हुई। उसके बाद में जैसे ही मॉर्निंग हुआ तो सुबह क्या करेगा साथियों, नहाने की तैयारी करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, एक बाल्टी लेके जाएगा। आधी बाल्टी कहाँ से लेके आएगा, कुएं से, और आधी बाल्टी कहाँ से लेके आएगा, तालाब से। तो एक बाल्टी पूरी। उसके बाद में कहाँ पे जाएगा साथियों, स्नान घाट पे। तो स्नान करके उसके बाद में तैयार होके कहाँ पे चलेगा साथियों, सड़क पर चलेगा। और सड़क पर चलते चलते कहाँ पे पहुँच जाएगा, सार्वजनिक रिसोर्ट में पहुँच जाएगा। तो इन स्थानों पर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधारों पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है, जैसे समझिए सर, अगर मान लीजिए सड़क है और इस सड़क से मान लीजिए पीएम या सीएम का काफिला गुजर रहा है, पीएम या सीएम का काफिला गुजर रहा है, तो सुरक्षा के संदर्भ में व्यक्तियों को सड़क पे आने से रोका जा सकता है। इसके अलावा
और अन्य आधार कौन से हो सकते हैं? जैसे साथियों कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 क्या थी साथियों? एक प्रकार की संक्रमण की बीमारी थी। एक प्रकार की क्या थी साथियों? संक्रमण की बीमारी थी। तो उस कंडीशन में व्यक्तियों को सड़क पर आने से रोका जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति से वो बीमारी क्या हो सकती है? अन्य व्यक्तियों में संक्रमित हो सकती है। लेकिन धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को इन स्थानों पे जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा जैसे अगर कोई होटल पे जा रहा है तो होटल के लिए कुछ न कुछ इकोनॉमिक पर्पज, अर्थात कुछ न कुछ पैसा उसका रखा जा सकता है, फीस रखी जा सकती है, फीस व्यक्तियों से ली जा सकती है। फीस लेना इन आधारों पर भेदभाव नहीं है। तो ये है साथियों आर्टिकल 15 का क्लोज 2। अगले आर्टिकल की बात करते हैं साथियों। अब देखो, अभी तक जो हमने आर्टिकल 15 का जो क्लोज फर्स्ट समझा है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 2 समझा है, ये क्लोज जुड़े हुए हैं साथियों विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता से, विधि के समक्ष समता की क्या बात करती है कि विधि क्या करेगी? सभी व्यक्तियों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, एक समान व्यवहार करेगी। अर्थात विधि धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के साथ पर आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, अपितु विधि क्या करेगी साथियों? सभी नागरिकों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, एक समान व्यवहार करेगी। ये कॉन्सेप्ट तो जुड़ा हुआ है साथियों विधि के समक्ष समता से। लेकिन आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है, इसके अंदर है साथियों तार्किक भेदभाव। इसके अंदर क्या है साथियों? रेशनल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। और जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है वो किससे जुड़े हुए प्रोविजन होते हैं साथियों? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, या समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेगी और या जैसे ही व्यक्ति बदलेंगे, विधि क्या करेगी? अपने व्यवहार को बदल लेगी। विधि क्या करेगी साथियों? अपने व्यवहार को बदल लेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विधि अपने व्यवहार को किस प्रकार से बदलती है। तो इसके अंदर क्या प्रोविजन है कि स्टेट क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है? राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए क्या कर सकता है साथियों? विशेष प्रावधान कर सकता है, स्पेशल मेजर कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए क्या कर सकता है साथियों? विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये आर्टिकल 15(1) के अंदर जो प्रोविजन लिखे हैं साथियों उसका उल्लंघन नहीं होगा, अपितु ये क्या है साथियों? तार्किक भेदभाव है। क्योंकि इस तार्किक भेदभाव की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, उन वर्गों को क्या कर रहे हैं साथियों? समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किसके अंदर है उल्लेखित है साथियों? आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर उल्लेखित है। अब आगे चलते हैं साथियों। आर्टिकल 15 का क्लोज 4, अगर इसकी बात की जाए, इस क्लोज 4 की बात की जाए तो हमारा जो संविधान, जो मूलभूत संविधान था, उस मूलभूत संविधान के अंदर इसका ये प्रोविजन उल्लेखित नहीं था। अगर ये मूलभूत संविधान में उल्लेखित नहीं था तो कब इसको जोड़ा गया उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं साथियों, उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो DPSP अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं उसके अंदर आर्टिकल 46 अर्थात आर्टिकल 46 की बात करें, उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा SC ST और अदर वीकर सेक्शन इनके लिए क्या किया जाएगा? इनके शैक्षणिक अर्थात एजुकेशनल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। ये प्रोविजन कहाँ पे लिखा हुआ है साथियों? आर्टिकल
46 में लिखा हुआ है। इसी प्रोविज़न को बेस बनाते हुए मद्रास गवर्नमेंट ने साथियों आज़ादी के बाद में क्या किया, आज़ादी के बाद में जाति के आधार पर मद्रास राज्य के अंदर जितने भी जो मेडिकल कॉलेज है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे क्या कर दिया साथियों, जाति के आधार पर रिजर्वेशन प्रदान कर दिया। जब ये जाति के आधार पर रिजर्वेशन प्रदान किया गया तो इसको चुनौती दी गई साथियों चंपकम दोहराई राजनवाद में। तो चंपकम दोहराई राजनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण देना क्या है साथियों, आर्टिकल 51 के अंदर जो उल्लेखित प्रोविजन है उनका क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं साथियों, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो मद्रास गवर्नमेंट द्वारा जो एक्शन लिया गया था उसको क्या कर दिया गया साथियों, खारिज कर दिया गया। उसके बाद में जो संघ सरकार थी अर्थात जो यूनियन गवर्नमेंट थी साथियों, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया साथियों, प्रथम संविधान संशोधन किया 1951 में, और उसकी सहायता से क्या किया साथियों, आर्टिकल 15 का क्लोज 4 जोड़ा। और जिसमें क्या प्रोविज़न लिखे वो प्रोविज़न देखते हैं साथियों। प्रोविज़न है कि राज्य के द्वारा जो सामाजिक एवं जो शैक्षणिक सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है अर्थात जो पिछड़ा वर्ग एवं जो एसी यानी शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए क्या किया जाएगा साथियों, विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उनके लिए क्या किए जाएंगे, विशेष प्रावधान या स्पेशल मेजर किए जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 4 है उसमें क्या लिखा गया कि राज्य के द्वारा जो सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से अर्थात सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है और जो एसी और एसटी उनके लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान किए जाएंगे, स्पेशल मेजर किए जाएंगे। अब साथियों जो ये स्पेशल मेजर है या जो विशेष प्रावधान है एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें आरक्षण को भी सम्मिलित किया जा सकता है। स्पेशल प्रोविजन के अंदर रिजर्वेशन भी एक प्रकार का स्पेशल प्रोविजन है। इनके लिए किसी भी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा कंपटीशन के एग्जाम में इनको विशेष प्रकार की छूट भी प्रदान की जा सकती है। इनके लिए विशेष प्रकार की नीतियां भी बनाई जा सकती हैं। तो ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे साथियों, ये विशेष प्रावधान के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान में रखें कि बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया गया था अर्थात पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था, ना कि पिछड़ी जातियों का शब्द प्रयोग में लिया गया था। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज 4। आगे चलते हैं। अब है साथियों आर्टिकल 15 का क्लोज 5। ये क्लोज जोड़ा गया साथियों 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में, जब किसकी सरकार थी साथियों, यूपीए की सरकार थी। यूपीए की जो गठबंधन सरकार थी उस गठबंधन सरकार के दौर में आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 5 जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा गया कि वही कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अर्थात सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है, इन पिछड़े वर्ग और एसी और एसटी इनको क्या किया जाएगा, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान यानी कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो निजी संस्थान हैं इन निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या किए जाएंगे साथियों, इन वर्गों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे या उनको क्या दी जाएगी साथियों, विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। क्या लिखा हुआ है वापस देखो, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसमें ये लिखा गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है अर्थात जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है,
जो एसी अर्थात शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अर्थात जितने भी सेंटर के जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईटी की बात कर ली जाए, आईआईएम की बात कर ली जाए, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर ली जाए, इन संस्थाओं में और कोई भी अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो राज्य से फंडिंग प्राप्त कर रहे हो, चाहे तो वो राज्य से फंडिंग प्राप्त कर रहे हो और चाहे वो राज्य से फंडिंग प्राप्त नहीं कर रहे हो, उनमें क्या किया जाएगा साथियों, प्रवेश के अंदर इन वर्गों के लिए क्या किया जाएंगे, विशेष प्रकार के उपाय किए जाएंगे, स्पेशल मेजर किए जाएंगे। तो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश में छूट देने से संबंधित जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है साथियों, आर्टिकल 15 का जो क्लोज 5 है उससे संबंधित है। यहाँ पे ध्यान में रखें, जो निजी संस्थान है, ये निजी संस्थान ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के एरा में अर्थात तो वैश्विक भूमंडलीकरण के युग में जो निजी संस्थानों की भूमिका है एजुकेशन फील्ड में बड़ी है। तो उस दृष्टि में निजी क्षेत्र का भी ये दायित्व बनता है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, अर्थात तो लोगों को क्या दे साथियों, एजुकेशन प्रोवाइड करे, लोगों को क्या करे, एक समान स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य करे। तो ये यहाँ पे निजी संस्थानों में भी छूट दी गई है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 15 का क्लोज 5 हो गया। उसके बाद में साथियों आर्टिकल 15 का क्लोज 6, ये है साथियों अभी लेटेस्ट का, जिसको जोड़ा गया 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। इसमें क्या किया गया साथियों, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है अर्थात जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में और जो निजी संस्थान हैं उन निजी संस्थानों के अंदर प्रवेश में क्या किया जाएगा साथियों, प्रवेश में विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें प्रवेश में क्या की जाएगी साथियों, प्रवेश में विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो कौन से प्रोविज़न में लिखी हुई है साथियों, आर्टिकल 15 के क्लोज 6 के अंदर लिखी हुई है। तो ये तो हुआ साथियों हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट। अब वापस देख लो एक बार, आर्टिकल 15(1) क्या बोल रहा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2 वाला क्या बोल रहा है कि किन किन स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के क्षेत्र, कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या जो सार्वजनिक रिसोर्ट है, इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। आगे क्लोज 3 क्या बोल रहा है साथियों, ये तार्किक भेदभावों की बात कर रहे हैं और जो तार्किक भेदभाव हैं वो विधियों के समान संरक्षण के प्रोविजन से संबंधित होते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए क्या कर सकता है, स्पेशल मेजर्स कर सकता है, विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकता है। उसके बाद में क्लोज 4 की बात करें तो क्लोज 4 में क्या किया गया है कि सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो एसी वर्ग है, जो एसटी है, उनके लिए क्या राज्य द्वारा क्या किए जा सकते हैं साथियों, स्पेशल मेजर किए जा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम क्लोज 5 की बात करें तो क्लोज 5 को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी है, जो एसटी है, उनके लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में या निजी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें प्रवेश के लिए क्या किया जाएगा साथियों, स्पेशल मेजर किए जाएंगे, विशेष प्रकार के उपाय किए जाएंगे। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस वर्ग हैं उनको जो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर प्रवेश का जो रिजर्वेशन दिया गया या जो स्पेशल मेजर किए गए वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है साथियों, आर्टिकल 15 के क्लोज 6 के अंदर है। और ये जो प्रोविजन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया साथियों, आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। अब देखो वापस हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनका सीक्वेंस एक बार वापस देखते हैं।
आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है, और स्टेट क्या है साथियों, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। तो आर्टिकल 13 के अंदर किससे संबंधित प्रोविजन है, विधि से संबंधित प्रोविजन है। उसके बाद में ये स्टेट किस प्रकार की विधि बनाएगा, जिसमें विधि के समक्ष समता हो और विधियों का क्या हो साथियों, समान संरक्षण हो। उसके बाद में हमें केवल विधि के समक्ष समता ही नहीं चाहिए, अपितु क्या करना है, हमें समाज में भी इक्वलिटी लेके आनी है। तो आर्टिकल 15 से संबंधित जो प्रोविजन थे वो किससे संबंधित प्रोविजन थे, सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड प्रोविजन थे। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 में हम क्या करेंगे साथियों कि हम ये देखेंगे कि लोक नियोजन में, अर्थात जो सरकारी क्षेत्र है उस सरकारी क्षेत्र में भी किस प्रकार से हम सभी वर्गों की, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो सरकारी नौकरी के अंदर भी हम किस इस प्रकार के प्रोविज़न करें कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो सरकारी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 16। अब देखते हैं कि आर्टिकल 16 के अंदर किस प्रकार के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल ने प्रोविज़न लिखे हुए हैं, किस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 16 किससे संबंधित है कि लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। अब देखो साथियों, जब मैंने आपको समता की डेफिनेशन बताई, अर्थात जो इक्वलिटी की डेफिनेशन बताई, तो इक्वलिटी की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि समता शब्द का तात्पर्य होता है कि हमें क्या करना है, समाज में से अतार्किक भेदभावों को समाप्त करना है। तो आर्टिकल 15 का जो क्लोज फर्स्ट था और क्लोज सेकंड था वो क्या कर रहा था साथियों, अतार्किक भेदभावों की समाप्ति कर रहा था। उसके बाद में समता की परिभाषा में मैंने ये बताया था कि समता किसकी बात करती है, अवसर की समता की बात करती है। समता किसकी बात करती है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समता की बात करती है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की बात की जाए, हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए, तो प्रस्तावना में भी लिखा है कि सभी व्यक्तियों, दो प्रकार की समताओं की बात की गई है। एक तो सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा एक समान होगी और लोगों को क्या दी जाएगी साथियों, अवसर की समता दी जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये कॉन्सेप्ट समानता का सबसे स्वीकार्य रूप है, समानता का सबसे स्वीकार्य रूप है। ये सबसे स्वीकार्य रूप क्यों है साथियों, क्योंकि हम सभी लोगों को बराबर नहीं बना सकते हैं। जब प्रकृति के अंदर सभी चीज़ें बराबर नहीं है, जब हमारी हाथ की जो पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब लोगों को बराबर बना दें। तो फिर क्या करें, तो हम कुछ इस प्रकार के मेजर ले कि सभी लोगों को खेलने के लिए एक क्या बना दे, लेवल प्लेइंग फील्ड बना दे, लेवल प्लेइंग फील्ड बना दे। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का तात्पर्य है कि हम समाज में कुछ इस प्रकार के प्रोविज़न करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार के प्रोविज़न करे ताकि जो रेस की लाइन है, अर्थात जो प्रतिस्पर्धा में आगे जो बढ़ने की जो लाइन है और उसका जो प्रारंभिक बिंदु है, वो प्रारंभिक बिंदु सभी लोगों के लिए क्या कर दिया जाए साथियों, ए कर दिया जाए। वो बिंदु ए कैसे कर दिया जाएगा, जैसे समझिए, मान लीजिए समाज के अंदर इस प्रकार की अनेक प्रकार की लेयर हैं, अर्थात इस पर जो समाज है वो अनेक प्रकार से क्या है साथियों, पद सोपानी व्यवस्था में विभाजित है। हो सकता है कि जनरल वर्ग यहाँ पे बैठा है, ओबीसी यहाँ पे बैठा है, एसी यहाँ पे बैठा है, एसटी यहाँ पे बैठा है। अब क्या करेंगे साथियों, कुछ इस प्रकार के मेजर लेंगे, इस प्रकार के उपाय लेंगे कि ओबीसी वर्ग यहाँ पे आ जाए, एसी वर्ग यहाँ पे आ जाए और एसटी वर्ग क्या आ जाए साथियों, यहाँ पे आ जाए। जब सभी यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद में साथियों इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। उसके बाद में क्या होगा, इनमें कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में जो जीतेंगे वही क्या बन जाएंगे साथियों, सिकंदर बन जाएंगे। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये किया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात जो रेस है उस रेस का बिंदु एक बनाने का प्रयास किया जाता है और इसमें सभी लोगों को भाग लेने की क्या होती है साथियों, स्वतंत्रता होती है। सब लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, भाग लेने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हमने समझा कि अवसर की समता क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है।
अब हम ये देखते हैं साथियों, अब हम ये देखते हैं कि इससे संबंधित हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन उल्लेखित है। अर्थात तो जो आर्टिकल 16 है उस आर्टिकल 16 का क्लोज फर्स्ट क्या बोलता है। क्लोज फर्स्ट ये बोलता है साथियों कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ, अर्थात सिटीजन के साथ, नागरिकों के साथ राज्य के अंतर्गत यानी अंडर द स्टेट, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट और रोजगार, अपॉइंटमेंट और रोजगार में क्या होगा साथियों, में अवसर की समता, अवसर की समता होगी, में क्या होगी साथियों, अवसर की समता होगी। क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में और रोजगार के अंदर यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा साथियों, अवसर की समता होगी, अर्थात इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। फिर से वही बात कि राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है, कि राज्य शब्द का तात्पर्य वही है जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है। उसके बाद में लिखा है नागरिकों के साथ। तो अभी मैंने बताया कि आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 13, ये आर्टिकल केवल किनको प्राप्त है साथियों, केवल नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी मूल के किसी भी व्यक्ति को ये आर्टिकल अर्थात ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है। उसके बाद में है राज्य के अंतर्गत यानी अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट के अंदर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि राज्य में कोई अगर सरकारी सेवा है उसके अंदर प्रवेश में क्या किया जाएगा, अवसर की समता के सिद्धांत की पालना की जाएगी। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य हुआ कि उस सेवा में प्रवेश करने के बाद में उसमें जो वेतन दिए जाएंगे, उसमें जो भत्ते दिए जाएंगे या जो उपलब्धियां दी जाएगी, उन सभी के अंदर क्या किया जाएगा साथियों, उस सभी के अंदर अवसर की समता के सिद्धांत की पालना की जाएगी, अर्थात इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट की पालना की जाएगी। ये कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन बोलता है साथियों, आर्टिकल 16 का क्लोज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अब है आर्टिकल 16 का क्लोज 2। आर्टिकल 16 का क्लोज 2 क्या बोलता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ यानी सिटीजन के साथ, नागरिकों के साथ राज्य के अंतर्गत नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट और रोजगार, नियुक्ति और रोजगार, इनमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उसके बाद में यहाँ जन्म स्थान से पहले है उद्भव और उसके बाद में जन्म स्थान के बाद में साथियों है निवास। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि आज़ादी से पूर्व जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी या जो सामंतवादी जो शासन व्यवस्था थी, उसमें क्या किया जाता था साथियों, सरकारी सेवाओं के अंदर प्रवेश में धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव या जन्म स्थान एवं निवास, इन आधारों के आधार पर क्या किया जाता था साथियों, भेदभाव किया जाता था। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो आज़ादी से पूर्व जो भेदभाव किए जा रहे थे उन भेदभावों की क्या करता है साथियों, समाप्ति की घोषणा करता है। तो क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में, दोनों में, अर्थात सेवाओं में प्रवेश के समय और रोजगार का तात्पर्य हुआ कि सेवाओं में प्रवेश के बाद में मिलने वाले वेतन, भत्ते और जो उपलब्धियां हैं उनमें केवल इन आधारों पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा। अर्थात लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में जाने के लिए आपको केवल धर्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। अगर आप किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित है तो आप सरकारी सेवाओं में जाने से आपको रोका नहीं जा सकता है। जाति के आधार पर भी आपको रोका नहीं जा सकता है। अर्थात इन 7 आधारों पर आपको रोका नहीं जा सकता है। ये 7 आधार कौन से हैं साथियों? 5 आधार तो वही हैं जो आर्टिकल 15 के अंदर थे। 2 आधार नए हैं साथियों। 2 आधार नए कौन से हैं? एक तो उद्भव, एक तो क्या है उद्भव अर्थात डिसेंट, एक है साथियों निवास यानी उसका रेसिडेंस क्या है। उद्भव का तात्पर्य हुआ कि उस व्यक्ति का अगर जन्म स्थान भारत में नहीं है, अगर विदेश में है और उसके बाद में भी अगर उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है भारत की और उसके बाद में अगर वो लोक नियोजन के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उस व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और निवास स्थान का सिंपल तात्पर्य है कि वो भारत का जो भूभाग है उसमें कहाँ पे निवास कर रहा है। अगर इन आधारों पर भेदभाव किया जाता है तो इन आधारों पर भेदभाव करना क्या हुआ साथियों? अतार्किक भेदभाव। तो फिर से समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि हमें क्या करना है? अतार्किक भेदभावों की समाप्ति करनी है। लेकिन तार्किक भेदभाव किए जा सकते हैं साथियों, लेकिन तार्किक भेदभाव किए जा सकते हैं क्योंकि लिखा है कि केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार क्या हो सकते हैं? जैसे IAS RS बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार की एजुकेशनल एबिलिटी रखी जा सकती है, NDA के लिए कुछ ना कुछ शारीरिक योग्यताएं रखी जा सकती हैं। तो वो है साथियों तार्किक भेदभाव। तार्किक भेदभाव किए जा सकते हैं, लेकिन हम कौन से भेदभाव समाप्त करना चाह रहे हैं साथियों? जो अतार्किक भेदभाव आज़ादी से पहले हमारे भारतीय समाज में किए जा रहे थे, उनकी समाप्ति की हम क्या कर रहे हैं साथियों? घोषणा कर रहे हैं। अब देखो आर्टिकल 16 का क्लोज 3, आर्टिकल 16 का क्लोज 3 अब देखो ये है साथियों भौगोलिक आधार पर आरक्षण का प्रोविजन। भौगोलिक आधार पर विशेष उपाय स्पेशल प्रोविजन। भौगोलिक आधार पर स्पेशल मेजर या विशेष उपाय। क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ कुछ विशेष पदों के लिए स्थानीय लोगों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। अर्थात ये प्रोविज़न ये बोलता है कि भारत का संविधान क्या कर सकता है साथियों? भौगोलिक आधार पर भी रिजर्वेशन दे सकता है, भौगोलिक आधार पर भी विशेष प्रकार की छूट प्रदान कर सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें की जाएगी तो उसकी एक शर्त है, एक कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि इससे संबंधित जो कानून होगा, अर्थात स्थानीय आधार पर अगर विशेष प्रकार के उपाय करना है, विशेष प्रकार के अगर प्रावधान करना है, तो उससे संबंधित जो विधि होगी उस विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा साथियों? संसद के द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, वहाँ की विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष पद ऐसे हैं जिनके लिए क्या की गई है साथियों? वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उन लोगों को क्या दी गई है? प्राथमिकता प्रदान की गई है। उसी प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ सरकारी पद ऐसे हैं जिनके लिए साथियों क्या किया जाता है? वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको क्या की जाती है साथियों? प्राथमिकता प्रदान की जाती है, या उनको उन पदों तक पहुँचने के लिए क्या किए जाते हैं साथियों? विशेष उपाय किए जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविज़न ये बताता है कि भारत का संविधान न केवल सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात करता है, अपितु भारत का संविधान भौगोलिक आधार पर भी क्या करता है साथियों? आरक्षण की बात करता है। ये इसलिए क्या करता है क्योंकि भारत क्या है साथियों? भौगोलिक रूप से एक विषमतावादी देश है। अर्थात कहीं पे
कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जो अगड़े क्षेत्र हैं, अर्थात विकास की धारा के अंदर वो आगे हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास की धारा से क्या रह गए हैं साथियों, वंचित रह गए हैं। तो उनको भी किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा में अर्थात देश की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, तो उससे संबंधित प्रोविजन किसके अंदर किए गए हैं साथियों, आर्टिकल 16 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर किए हुए। आगे चलते हैं साथियों, आर्टिकल 16 का क्लोज 4, आर्टिकल 16 का क्लोज 4, इसमें क्या बोला गया है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार, वही अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, नियुक्ति एवं रोजगार, इसमें क्या किया जाएगा साथियों, आरक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि उस वर्ग की क्या हो साथियों, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त, उस वर्ग का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। क्या लिखा है, आर्टिकल 16 का जो क्लोज 4 है वो सीधा कौन सा वर्ड यूज कर रहा है साथियों, रिजर्वेशन। बाकी रिजर्वेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है साथियों, सभी जगह क्या लिखा था, स्पेशल मेजर, विशेष उपाय लिखे गए थे। लेकिन आर्टिकल 16 का जो क्लोज 4 है उसके अंदर रिजर्वेशन शब्द लिखा हुआ है। और क्या लिखा है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग, तो किन्हीं पिछड़े वर्ग में कौन कौन से वर्ग आ सकते हैं साथियों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आ सकता है, इसके अंदर एससी मतलब शेड्यूल कास्ट आ सकती है, इसके अंदर शेड्यूल ट्राइब आ सकती है, इसके अंदर भौगोलिक रूप से पिछड़े वर्ग आ सकता है, इसके अंदर शारीरिक रूप से पिछड़ा वर्ग आ सकता है जैसे दिव्यांग लोग। तो उनके लिए राज्य के अंतर्गत जो नियुक्ति होती है यानी अपॉइंटमेंट होता है, और जो राज्य के अंतर्गत जो रोजगार मिलता है उसमें क्या दिया जाएगा साथियों, आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन ये है कि राज्य देखेगा कि उस वर्ग की क्या हो, राज्य के अंदर अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, उसी कंडीशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथियों इस प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर 60% भागीदारी है तो हमें 60% का आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या बोलता है कि राज्य देखेगा कि उस वर्ग की स्टेट के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। अगर स्टेट को लगेगा कि उस वर्ग का राज्य के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस कंडीशन में ही क्या दिया जाएगा साथियों, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये प्रोविजन लिखे हुए हैं साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 4 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 16 का क्लोज 5 ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर कोई भी धार्मिक संस्था है, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार के कार्यकलाप किए जा रहे हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ की जा रही है, और उन एक्टिविटीज़ को संचालित करने के लिए हो सकता है कोई ना कोई पद सर्जित किया गया हो, या उस एक्टिविटीज़ को संचालित करने के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रस्ट बनाया गया हो, और ट्रस्ट के अंदर क्या होंगे साथियों, कोई ना कोई सदस्य होंगे। तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है, उस धर्म विशेष से संबंधित लोगों की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। अगर उस धर्म विशेष से संबंधित लोगों की नियुक्ति की जाती है तो वो आर्टिकल 16 के क्लोज 2 के अंदर जो प्रोविजन लिखे हुए हैं उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर मान लीजिए राम मंदिर का निर्माण करना है तो राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया जाएगा
तो उस ट्रस्ट के अंदर किस धर्म के लोगों को रखा जा सकता है, हिंदू धर्म के लोगों को रखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर किसी मस्जिद का निर्माण करना है तो उसमें किस वर्ग के लोगों को रखा जा सकता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो चीज़ें आर्टिकल 16 के क्लोज 2 के अंदर जो चीज़ें लिखी गई थी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है साथियों? आर्टिकल 16 का क्लोज 5। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 का क्लोज 6 ये जोड़ा गया साथियों 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, जो वर्तमान मोदी सरकार है, वही सरकार थी जब। अब इसमें क्या प्रोविज़न किया गया साथियों कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो इकोनॉमिक रूप से जो वीकर सेक्शन है, उन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों को क्या दिया जाएगा साथियों? लोक नियोजन के अंदर नियुक्ति एवं रोजगार में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये आरक्षण क्या नहीं होगा साथियों? इसमें लिखा है कि जो अपर लिमिट है, अर्थात जो 50% की जो अपर लिमिट निर्धारित की गई थी, उसके अतिरिक्त ये 10% रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो रिजर्वेशन प्रदान किया गया साथियों, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया साथियों? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, जिसमें यह लिखा गया है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लोक नियोजन के अंदर नियुक्ति और रोजगार के अंदर क्या किया जाएगा? 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये जो आरक्षण है वो किसके आधार पर होगा साथियों? आर्थिक आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? आर्थिक आधार पर होगा। अब इसका तात्पर्य ये हुआ, अगर हम बात करें जो भारत के संविधान के अंदर अब जो रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रोविजन है वो किस किस बेसिस पे हो गए हैं साथियों? एक तो हो गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है? ओबीसी वर्ग को, अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास को। इसके अलावा एससी, इसके अलावा किसको सम्मिलित किया गया है साथियों? एसटी को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भौगोलिक आधार पर भी क्या कर सकती है साथियों? संसद विधि बना के वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ विशेष पद प्रदान कर सकती है, अर्थात उनके लिए क्या कर सकती है साथियों? कुछ विशेष उपाय कर सकती है। इसके अलावा शारीरिक आधार पर भी क्या कर दिया गया है साथियों? रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में जो दिव्यांग संरक्षण अधिनियम 2016 बनाया गया, उसकी सहायता से दिव्यांगों को क्या कर दिया गया है साथियों? सरकारी सेवाओं में प्रवेश के समय 4% का रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया है। और इसके अलावा 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक आधार और जोड़ दिया गया है साथियों, वो जोड़ दिया गया आर्थिक आधार पर आरक्षण। कौन से आधार पर साथियों? आर्थिक आधार पर आरक्षण। तो अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कौन कौन से बेसिस पे दिया जा रहा है साथियों? इन 4 आधारों पर दिया जा रहा है। तो ये हुआ साथियों हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 क्या बोलता है साथियों? कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जो अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी का क्या किया जा रहा है साथियों? एंड किया जा रहा है, उसकी समाप्ति की घोषणा की जा रही है। इसमें क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं कि सभी प्रकार के जो छुआछूत हैं उनकी क्या होगी साथियों? उनकी समाप्ति होगी। समाप्ति होगी। और छुआछूत एवं इससे जो उपजे जो भेदभाव हैं, इससे उपजे जो भेदभाव हैं, वो भेदभाव क्या होंगे साथियों? दंडनीय अपराध होंगे। वो क्या होंगे? दंडनीय अपराध होंगे। अब देखो, अगर दंडनीय अपराध होंगे अर्थात दंड देना होगा, तो दंड की मात्रा कैसे डिसाइड की जाएगी? दंड किसके द्वारा किया जाएगा? दंड
कितना दिया जाएगा दंड, कैसे दिया जाएगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये विधि के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और इस विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विधियां होती हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। तो विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन उठा, क्या छुआछूत को समाप्त करने के लिए अभी तक संसद ने किसी विधि का निर्माण किया है क्या? हाँ, तो विधि ने विधि का निर्माण किया है। कौन सी विधि? कि अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम एक्ट 1955। और इसी को बाद में साथियों इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सिविल राइट्स एक्ट, सिविल अधिकार एक्ट 1976 में इसका नाम क्या बदल दिया गया साथियों, सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया, सिविल राइट्स एक्ट कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ये कहता है कि आज़ादी से पूर्व अर्थात जो सामंतवादी समाज के अंदर या ब्रिटिश समाज के अंदर जो छुआछूत की जो प्रणाली थी, हम क्या कर रहे हैं, उस छुआछूत की क्या कर रहे हैं साथियों, समाप्ति कर रहे हैं। छुआछूत की समाप्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो किस प्रकार का भेदभाव था साथियों, अतार्किक भेदभाव था। वो किस प्रकार का भेदभाव था, अतार्किक भेदभाव था। इसके अलावा छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो विधि के समक्षमता, विधि के समक्षमता उस प्रोविजन का भी क्या कर रहा था साथियों, उल्लंघन कर रहा था। तो आर्टिकल 17 के अंदर ये लिखा गया है कि हम क्या कर रहे हैं, सभी प्रकार के छुआछूत की समाप्ति कर रहे हैं। और ये भी लिखा गया कि अगर छुआछूत से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, दंडनीय अपराध होंगे। वो क्या होंगे साथियों, दंडनीय अपराध होंगे। और दंड देने के लिए संसद के द्वारा क्या किया जाएगा, विधि का निर्माण किया जाएगा। तो संसद ने विधि का निर्माण किया अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया साथियों, सिविल राइट्स एक्ट 1976 कर दिया गया। अब देखो, इस आर्टिकल 17 में कहीं पे भी राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात बाकी के सभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टेट शब्द लिखा गया था, लेकिन आर्टिकल 17 के अंदर स्टेट शब्द नहीं लिखा गया है। तो ये दर्शाता है कि ये जो आर्टिकल 17 है वो न केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है अपितु दूसरे नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात कोई भी व्यक्ति और राज्य की कोई भी संस्था क्या नहीं कर सकती है साथियों, छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकती है। और छुआछूत के आधार पर जो किए जाने वाले जो भेदभाव हैं वो भेदभाव भी नहीं कर सकती है। इन सभी की क्या की जा रही है साथियों, समाप्ति की जा रही है। अब ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है और ना ही किसी विधि के अंदर अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है, लेकिन समय समय पर न्यायपालिका द्वारा अपने जजमेंट के द्वारा ये बताया जाता है कि अस्पृश्यता शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थात अस्पृश्यता के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पलों को इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जाति के आधार पर अर्थात जाति के आधार पर उसको अपमानित करने का प्रयास कर रहा है या इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जिससे दूसरा व्यक्ति क्या हो, अपमानित हो, तो उसको क्या माना जाएगा साथियों, उसको अस्पृश्यता माना जाएगा, अर्थात उसको छुआछूत माना जाएगा। और यदि राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सेवा देने के लिए मना कर दिया जाए तो वो भी किस प्रकार का व्यवहार माना जाएगा साथियों, छुआछूत जैसा व्यवहार माना जाएगा। एक चीज ये ध्यान में रखें कि आर्टिकल 17 क्या है साथियों, एक प्रकार का निरपेक्ष अधिकार है, एक प्रकार का एब्सोल्यूट राइट है। किस प्रकार का अधिकार है, एक प्रकार का एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 17 ये बोलता है कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी प्रकार की छुआछूत की क्या की जाती है, समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो ये हुआ साथियों आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। आर्टिकल 18 ये क्या करता है, उपाधियों का अंत, अर्थात जो टाइटल्स थे उन टाइटल्स का क्या किया जा रहा है साथियों, एंड किया जा रहा है, उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। अब देखो, भारत आज़ादी से पूर्व की बात की जाए तो आज़ादी से पूर्व क्या था साथियों? सामंतवादी समाज था या ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, जिसके अंदर लोगों को क्या की जाती थी साथियों? उपाधियां प्रदान की जाती थी। और वो उपाधियां क्या करती थी साथियों? समाज को इस प्रकार से पद सोपानी बनाती थी, अर्थात कुछ व्यक्तियों को तो अगड़े बनाती थी और कुछ व्यक्तियों को क्या बनाती थी? पिछड़े बनाती थी। लेकिन जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट इस आधार पर टिका है कि सभी लोगों का स्टेटस क्या होगा? बराबर होगा। सभी लोगों का स्टेटस क्या होगा? बराबर होगा। तो स्टेटस जब तभी बराबर होगा जब क्या कर दिया जाए? विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी जाए, या जो उपाधियां हैं उनका क्या कर दिया जाए? अंत कर दिया जाए। तो जो हमारा आर्टिकल 18 है, अर्थात आर्टिकल 18 है, वो क्या करता है? उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 18 के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं। आर्टिकल 18 का क्लोज फर्स्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के द्वारा या राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को, नागरिक वर्ड नहीं है साथियों, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात जो आर्टिकल 12 के अंदर जो उल्लेखित राज्य की परिभाषा है, उस राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। केवल 2 क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है। वो कौन से क्षेत्र है साथियों? एक तो एकेडमिक क्षेत्र में, एक तो कौन से क्षेत्र में दी जा सकती है साथियों? शैक्षिक क्षेत्र में, अर्थात एकेडमिक क्षेत्र में दी जा सकती है, और एक सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। एक कौन से क्षेत्र में दी जा सकती है साथियों? सेना के क्षेत्र में। एकेडमिक क्षेत्र में जिसने, अगर मान लीजिए किसी ने साथियों पीएचडी कर ली, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है साथियों? डॉक्टर लग जाता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस कर ली, तो उसके नाम के आगे भी साथियों क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। तो ये क्या है साथियों? ये टाइटल एकेडमिक के आधार पर है। इसके अलावा सेना के अंदर भी क्या होते हैं साथियों? एयर चीफ मार्शल का कॉन्सेप्ट चलता है, एडमिरल का कॉन्सेप्ट चलता है, अर्थात सेना में उपाधियां दी जा सकती है। इन 2 के अलावा किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाएगी। उसके बाद में क्या लिखा है साथियों? अगला प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 18 का क्लोज 2। ये क्या बोलता है कि भारत के जो नागरिक हैं, अर्थात जो सिटीजन हैं, वो सिटीजन विदेशी देश से या विदेश की किसी भी संस्था से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि ना तो भारत देगा, क्लोज फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि भारत किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। उसके बाद में क्या बोल दिया कि नागरिक विदेशों से भी किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये सीक्वेंस है। तो विदेशों से भी नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 का क्लोज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 का क्लोज 3 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति है, अर्थात विदेशी मूल का कोई व्यक्ति है, और भारत में क्या कर रहा है साथियों? किसी लाभ के पद पे या किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, किसी लाभ के पद पर काम कर रहा है या किसी भी ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो और उस व्यक्ति को अगर किसी विदेशी देश के द्वारा या किसी दूसरे देश के द्वारा अगर उपाधि प्रदान की जाती है, तो वो व्यक्ति उपाधि तभी ले सकता है जब उसने क्या लिए हो? राष्ट्रपति से सहमति ली हो, अर्थात राष्ट्रपति से कंसेंट लिए हो। अर्थात ये वह अगर भारत में काम करने वाला कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भी है, तो वो उपाधि तभी ले सकता है जब उसने क्या ली हो साथियों? राष्ट्रपति से सहमति ली हो, कंसेंट ली हो। तो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सहमति ली है। और किससे लेना है साथियों? राष्ट्रपति से। तो ये है आर्टिकल 18 का क्लोज 3। उसके बाद में आर्टिकल 18 का क्लोज 4 ये क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर क्या है? किसी लाभ के पद पर है या किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, किसी लाभ के पद पे है या किसी भी ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की भेंट, किसी भी प्रकार की
उपलब्धि और किसी भी प्रकार का पद, क्या भेंट, उपलब्धि और किसी भी प्रकार का पद ये तभी प्राप्त कर सकता है जब वो क्या करे, राष्ट्रपति से सहमति ले। राष्ट्रपति से क्या ले साथियों, सहमति ले। यहाँ पे तो क्या है कि ये व्यक्ति है, अर्थात ये व्यक्ति नागरिक भी हो सकता है और विदेशी मूल का भी हो सकता है, और ये भारत में क्या कर रहा है, किसी लाभ के पद या ट्रस्ट के पद पर कार्य कर रहा है। और उस व्यक्ति को क्या प्राप्त करने हो, ये तीन चीजें, अगर किसी भी प्रकार की भेंट प्राप्त करनी हो, अगर किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करनी हो, या किसी भी प्रकार का पद प्राप्त करना हो, ये तभी कर सकता है जब वो क्या करे, राष्ट्रपति से सहमति ले। और यहाँ पे क्या है, व्यक्ति, कोई व्यक्ति है अर्थात कोई विदेशी मूल का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति भारत में क्या कर रहा है, किसी लाभ के पद पे या किसी ट्रस्ट के पद पे काम कर रहा है, तो वो उपाधि तभी ले सकता है जब वो राष्ट्रपति से क्या ले साथियों, सहमति ले। राष्ट्रपति से क्या ले साथियों, सहमति ले। तो ये साथियों हुआ आर्टिकल 18 का प्रोविजन। तो अब हमने क्या पढ़ लिए हैं साथियों, अब देखो हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 तक पढ़ लिया है। और हमने अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किससे रिलेटेड प्रोविजन है, समता का अधिकार है, अर्थात राइट टू इक्वलिटी है, उस राइट टू इक्वलिटी को पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार के एमसीक्यू हैं जो या तो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या आरएस के अंदर पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों का क्या करते हैं साथियों, समाधान जानने का प्रयास करते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन होगा वो अभी हमने जो डिस्कशन किया है, अर्थात जो पीछे हमने जो डिस्कशन किया है उसी को ओरिएंटेशन बनाते हुए, उसी को बेस बनाते हुए इन क्वेश्चनों का क्या करेंगे साथियों, हम समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है साथियों, कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर, अर्थात सूची फर्स्ट और सूची 2 को हमें क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ लिखा है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ लिखा है कि उसके उपबंध, अर्थात उसमें कौन से प्रोविजन किए गए हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इधर से पढ़ते हैं कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये प्रोविजन किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 किसके अंदर है, बी के अंदर, अर्थात यहाँ पे आएगा 1 नंबर। उसके बाद में क्या लिखा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधियों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से क्या नहीं करेगा साथियों, विधियों के समान संरक्षण से क्या नहीं करेगा साथियों, वंचित नहीं करेगा। तो ये कौन से आर्टिकल का प्रोविजन है, ये है साथियों आर्टिकल 14 का प्रोविजन। तो ये आर्टिकल प्रोविजन 14 किस में लिखा है, ए में। तो ए में क्या आएगा साथियों, 2 नंबर। आगे चलते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है या छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, बंद किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ये किस में लिखा हुआ है साथियों, आर्टिकल 17 के अंदर। तो आर्टिकल 17 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। उसके बाद में इसमें क्या बच जाएगा साथियों, 4 नंबर। इसको भी देख लो कि राज्य के अधीन किसी भी पद पे नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, अवसर की समता होगी, अर्थात इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी लोक नियोजन में। ये कौन से आर्टिकल में है साथियों, आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर। तो जिसके अंदर 2-1-4-3 जिसमें ये होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2-1-4-3 अर्थात सी के ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड ही है, सीधा सीधा कि क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से आर्टिकल 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकारों से संबंधित है। अर्थात आप सभी को पता है कि समता का अधिकार, इन्हें जो राइट टू इक्वलिटी है, वो राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित किया गया है,
आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक उल्लेखित किया गया है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि समता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार सम्मिलित हैं और कौन से नहीं हैं। तो पढ़ते हैं, देखें। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अधीन है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, आर्टिकल 16 का प्रोविजन है। उसके बाद में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, ये तो आर्टिकल 29-30 में लिखे हुए हैं। उसके बाद में है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी का क्या किया जाता है, समाप्ति की जाती है। ये किस में लिखा है साथियों, आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। तो कौन कौन से हमारे आंसर हो जाएंगे, 3 गलत हो जाएगा। तो 3 किसके अंदर है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और इसमें से 1, 2, 4 जिसके अंदर है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया है कि इक्वलिटी से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि आर्टिकल 15 के बारे में जो उल्लेखित क्रम है, अर्थात आर्टिकल 15 में बात की गई है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से आधार हैं, लिखा है साथियों कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, उसके बाद में जाति के आधार पर, उसके बाद में लिंग के आधार पर, और जन्म स्थान यानी बर्थ ऑफ पैलेस, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 आधार हैं और सीक्वेंस भी यही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ पैलेस, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जिस ऑप्शन के अंदर ये सीक्वेंस आ रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था साथियों। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, अर्थात सही उत्तर का चयन करना है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक यानी पब्लिक जो स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता है। अब देखो, आर्टिकल 15 का क्लोज 2 जब मैंने आपको बताया कि केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर आपको सार्वजनिक स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इनके अलावा अन्य किसी भी आधारों पर, इनका प्रयोग करने से आपको रोका जा सकता है। तो अब देखो कि राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से रोक नहीं सकता है, रोक सकता है, केवल इन आधारों पर रोक नहीं सकता है, इन आधारों पर रोक नहीं सकता है, अन्य आधारों पर रोका जा सकता है। अन्य आधारों पर रोका कैसे जा सकता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संक्रमित बीमारी से, अगर किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी है तो उस व्यक्ति को उस सार्वजनिक स्नान घाट पर जाने से रोका जा सकता है। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय व्यक्तियों को वहां पे जाने से रोका गया था। अर्थात ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इस पर भी क्या लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि आर्टिकल 15 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सोशली और जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, कमजोर वर्ग है के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोकता नहीं रोकता है। आर्टिकल 15 का क्लोज 4 क्या बोलता है कि राज्य सामाजिक रूप से और जो शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, एसी वर्ग हैं और जो एसटी है, उनके उत्थान के लिए क्या करेगा, विशेष प्रकार के प्रावधान करेगा, विशेष उपाय करेगा, अर्थात रोकता नहीं है, अपितु क्या बोलता है कि उनके लिए उत्थान के लिए विशेष प्रकार के प्रोविजन किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फिर से कि कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है।
अर्थात ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 14 केवल भारतीयों को प्राप्त है क्या? ऐसा नहीं है साथियों। केवल भारतीयों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं? केवल भारतीयों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं? तो वो देख लो, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13। ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल किनको प्राप्त है साथियों? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये पूछ रहे हैं कि कानून के समक्ष समता केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, यहाँ पे आर्टिकल जो 14 है वो आर्टिकल 14 किसको प्राप्त है साथियों? नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त है। और मैंने आपको यहाँ तक भी बताया कि व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक संस्थान भी आते हैं और जितनी भी जो लिविंग एंटिटी होती हैं उनको भी किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? आर्टिकल 14 के अंदर जो व्यक्ति है उसकी डेफिनेशन में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आर्टिकल 16 केवल किसको प्राप्त है साथियों? ये किससे संबंधित प्रोविजन है? आर्टिकल 16 से। और आर्टिकल 16 केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो नंबर 2 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। तो भारत के अंदर तो साथियों व्यक्ति भी निवास करते हैं, अर्थात वे लोग भी निवास करते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और भारत के अंदर तो साथियों नागरिक भी निवास करते हैं, अर्थात वे लोग जिनके पास में क्या है? भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो क्या होगा साथियों कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 19 के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 के अंदर जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है। ऑप्शन में क्या बोला है कि सभी का तात्पर्य, तो व्यक्ति भी आ गया और नागरिक भी आ गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा साथियों? केवल 2। तो केवल 2 कौन सा है कि बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 15 के बारे में, उसके सभी क्लोज जाने, आर्टिकल 16 के सभी क्लोज, आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में उनसे संबंधित जो 5 क्वेश्चन थे उनका भी सॉल्यूशन हमने जानने का प्रयास किया। उसके बाद में साथियों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कलाम परिवार की तरफ से RS लाइब्रेरी का एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी में आपको क्या किया जा रहा है साथियों? इनपुट प्रदान किए जा रहे हैं। और इसका जो बैच है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं साथियों, तो आप क्या कर सकते हैं? अपना रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप के जो नंबर हैं इन पे क्या करवा सकते हैं? आपका अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको क्या किया जाएगा साथियों? प्री और मेंस की अप्रोच को आपको समय समय पे इस प्रकार से द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा साथियों? समय समय पर आपको गाइडेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों।